एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेरा आज का प्रोग्राम और ये सेगमेंट और मेरे मेहमान, मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले ही ज़िक्र कर रही थी कि बात हुई थी, औरत की बात निकली थी। और ये बात कि औरत जितनी मेहनत करती है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, जितना हो सकता है अपने आप को मारती है, अपनी ख्वाहिशों को जो है वो कम करती है, उनका गला घोंटती है कि वो अपने घर को बचा सके, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवान चढ़ा सके। गो के बहुत सारे लोग कह रहे होंगे देखो अपनी हमजिन्स के बारे में कितनी बातें कर रही है, लेकिन एक लम्हे को अपने दिल में जो आप इंसानियत का जज्बा रखते हैं उसे महसूस करते हुए एक औरत की ज़िंदगी के पर नज़र डाल के देखिए। चाहे वो महलों में रहती है या वो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, हर औरत ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कुर्बानी ज़रूर देती है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करती है। और अपने घर को बचाने के लिए जो रब ने उसके पैरों तले जन्नत जैसी सादत रखी है, उस सादत को हासिल करने के लिए भी वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहलों से, तकलीफ़ों से गुज़रती है। उसके बाद जो मरहला आता है अपने घर को बचाना, अपनी औलाद को परवान चढ़ाना, अपने बच्चों को ख़याल से रखना। अगर बेटे हैं तो उनकी ऐसी तरबियत करना कि वो इस माशरे में अच्छे शहरी बने, कहीं कोई मुजरिम ना बन जाए, कहीं कोई दहशतगर्द ना बन जाए। क्योंकि आज की माँ इसलिए भी परेशान है कि बच्चों को आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो क्या सीख कर आ रहे हैं, क्या पढ़ कर आ रहे हैं, किसी नशे में तो नहीं लग गए हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही उनके साथ कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए और उनको कहीं और ले जाया जाए। जहाँ पहले कहते थे कि माँओं को अपनी बेटियों की फ़िक्र होती है, वहीं आज के दौर में माएँ अपने बेटों के लिए भी परेशान हैं। जब बेटियों की बात करें तो वो तो होती ही अल्लाह की रहमत हैं और घर में फूल की तरह जो हैं वो खिलती हैं, मुस्कुराती हैं, महकती हैं। माँ हो या बाप हो, कोशिश यही होती है कि अपनी बेटियों की हिफाजत की जाए, उनकी इज़्ज़त, उनकी चार दीवारी जो है उसको महफूज से महफूज तर बनाया जाए, लोगों की बुरी नज़रों से और उनकी सितम ज़रफ़ी से अपनी बेटियों को बचा के रखा जाए और फिर दुल्हन बनाकर उसे जो है वो इज़्ज़त से रुखसत कर दिया जाए। ये हर माँ की, हर बाप की जो है वो ख्वाहिश होती है, उनकी तमन्ना होती है। लेकिन हमारे इसी माशरे में कुछ ऐसे संगदिल लोग भी मौजूद हैं जो माँ बाप की उन ख्वाहिशों को, उनकी उन उम्मीदों को अपने गलत मज़ाहिम पर, अपनी गंदी ख्वाहिशों की नज़र कर देते हैं। ऐसी ही एक माँ आज मेरे साथ भी मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को पाला, जिसकी उम्र 17-18 साल है। और अल्लाह उसे जहाँ पर भी है, वो जहाँ पर भी है, ये ना मैं जानती हूँ, ना ये माँ जानती है, ना इस वक्त जो है जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब तक जान सके कि वो बच्ची कहाँ गई। अब ये हम इस वक्त मार्च के महीने में, आज है 15 मार्च, फरवरी के मंथ में 6 फरवरी को इस बच्ची को गुलिस्तान जौहर से अगवा किया गया, जिसकी उम्र 17 से 18 साल है। आमना इस बच्ची का नाम है और अब तक ये नहीं पता चल सका कि वो बच्ची कहाँ है, ज़िंदा है या उसके साथ क्या किया गया। सोचें एक लम्हे को कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, वो क्या क्या सोचती होगी कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा। और वो कितनी बेबस होगी जो अगर आवाज़ भी लगाती होगी तो शायद ये रात को रोते हुए माँ उठ जाती होगी, लेकिन ये ढूंढ नहीं पाती कि मेरी बेटी जो है, जो मेरी लख्ते जिगर है, वो है कहाँ। इनसे पूछेंगे, मुश्किल है कि मैं इस वक्त इस चीज़ को कैसे आगे लेके चलूँगी, लेकिन दरख्वास्त करूँगी आला हुकाम से भी कि इस माँ की मदद की जाए और इनकी जो बेटी है वो इन तक पहुँचाने में आप लोग जो भी किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। लेकिन एक शख्स ऐसा ज़रूर है जिसको मैं हमेशा सराहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे भाई जैसे हैं ये, क्योंकि ये उन लोगों की मदद करते हैं जो यकीनन रब इनको वसीला बनाता है कि दुनिया में रहते हुए वो इनको इंसाफ जो है वो मुहैया करवा सके। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सलामत रखे। और शाजिया बीबी हैं, कैसी हैं आप शाजिया बीबी? मुझे पता है कि ये बड़ा मुश्किल लम्हा है, यकीनन जितनी माएँ इस वक्त देख रही हैं वो आपके इस दुख को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि
माँ शायद खुद तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी बेटियों की जो बात आती है, पता नहीं आप सोचें ना कि वो क्या क्या सोचती होगी माँ, उसके दिल में क्या कुछ होता होगा। अभी मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे आमना की तस्वीर दिखाएं, मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पर, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह, अगर उन्होंने कहीं किसी एयरपोर्ट पे, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी जगह पर अगर उन्होंने इस बच्ची को देखा है तो वो आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन आज भी इस माँ को इतने मतलब महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, बच्ची इनके पास मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन आज भी माँ को बेटी की इज़्ज़त की फ़िक्र है कि कहीं स्क्रीन पर जो है कि लोगों के लिए डिफरेंट थॉट के लोग होते हैं, तो कह रही है कहीं उसकी इज़्ज़त में जो है अब वो कमी ना आ जाए। सो आज भी माँ जो है वो इस लेवल की बात कर रही है। शाजिया बीबी, क्या हुआ था उस दिन जब आपकी बेटी जो है वो आपसे जुदा हो गई, बिछड़ गई? मैं और मेरे शौहर गए थे मेरी दवाई लेने के लिए। अच्छा जी, तो घर में मेरी छोटी बेटी भी थी और बड़ी बेटी भी। सही। तो छोटी वाली 3 बेटियां हैं मेरी, जो सबसे छोटी है ना, उसको मेरी बड़ी बेटी चीज़ दिलाने के लिए गई तो फिर वापस नहीं आई। आपकी छोटी बेटी और ये आपकी बेटी आमना, जी जी, ये दोनों गई बाजार चीज लेने के लिए। जी जी। तो छोटी वापस आ गई? नहीं, छोटी को तो वो अभी गेट से बाहर ही निकले थे, मतलब बच्ची मेरी, दोनों बहनें बाहर निकली, चीज़ दिलाई या पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, नहीं दिलाई। छोटी वाली बेटी गली में रोती हुई मेरे खालाजाद भाई को मिली, वो 3 साल की बच्ची है मेरी। तो उससे 3 साल उसने बताया नहीं कि मेरी बाजी कहाँ चली गई, क्या उससे जो बड़ी बेटी से जो छोटी बेटी है ना, दूसरे नंबर वाली, उसने बताया कि छोटी बहन को मेरी बड़ी बहन चीज़ दिलाने गई, फिर वापस ही नहीं आई। अच्छा, मतलब दोनों निकली बाहर। जी जी। लेकिन बड़ी जो है वो उसको गायब कर दिया गया, अगवा कर दिया गया, जो भी हुआ उसके साथ। छोटी गली में रो रही थी जी, वो बहुत ज़्यादा रोती हुई मिली। सही सही। तो फिर उसके बाद आप लोग जब आए हैं, फिर आप लोगों ने ढूंढा मोहल्ले में, इधर उधर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो आपको नहीं बच्ची का पता चल सका? जी। अच्छा, तो कुछ ऐसा था कि किसी की तरफ से ख़ानदानी कोई दुश्मनी चल रही हो या कुछ? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी का ऑलरेडी 1 साल पहले निकाह भी हो चुका है। इसी बच्ची का जो अगवा हुई है, इसका 1 साल पहले आपके रिश्तेदारों में ही निकाह हुआ है। जी जी। तो कोई और था ऐसा जो कह रहा हो कि बेटी का रिश्ता हमें दे दें, या कोई ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं, ऐसा हमें तो शक नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची मदरसे जाती थी पढ़ने के लिए, तो 1-2 दफ़ा उधर ही गली में लड़का काम करता था, वो उसको तंग किया, हमारा शक फिर उसी पर गया। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, अब आप इसमें मुझे बताएं कि कोई विटनेस नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ, कौन लेके गया, तो ऐसे सिचुएशन में फिर किस तरह चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है? एफआईआर, ये शुक्र है कि एफआईआर कट गई है, वरना हमने ऐसे भी केसेस देखे महीनों गुजर गए, एफआईआर तक नहीं काटी गई। मैं आपसे एक बात कहूँ, ये बच्ची 1 दिन में रिकवर हो सकती है। अच्छा। 1 दिन में रिकवर हो सकती है, और ये जो इनका शक है वो बिल्कुल ठीक है। देखें, ये एफआईआर कटी है, एफआईआर कटने के बाद जो है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन अफसरान कर रहे हैं, लेकिन वो इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, बात ही सुनने को तैयार हैं। वो किसी को रेड ही नहीं करते, जाके पकड़ते ही नहीं है, जो है ना, जाके हम एफआईआर कटवा के हाथ में लेके फिर जिसके खिलाफ आपने एफआईआर कटवाई, वो कहाँ है? तो भागा हुआ है। अच्छा, वो मुलजिम भागा हुआ है, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले सब मौजूद हैं। पुलिस को जब बताया गया एफआईआर कटने के बाद, उनको लेके आए थाने में, उन्होंने लिख के दिया थाने में कि हम 1 हफ्ते में लड़की पेश करेंगे। अच्छा। ये उनकी अंडरटेकिंग रखी हुई है। तो उसके बाद ये देखें ना, इसके रिश्तेदार हैं, हाँ। उनने कहा, उनने एडमिट किया कि हम लड़की पेश करेंगे। तो उसके बावजूद भी अगर ये जाके उसको रिकवर नहीं करें, तो फिर तो अब क्या कह सकते हैं हम? अच्छा, हम लोग ये इकरार करते हैं कि हम लोग, जिन्होंने अपना नाम लिखा है, रसूल बख्श की बेटी आमना 17 साल, जिसको अरशद, जो कि हमारा रिश्तेदार है, ने अगवा किया है, हम लोग इसको हर सूरत में तलाश करके 5 दिन के अंदर पेश करने के पाबंद हैं। ना करने की सूरत में अल्लाह दिन को हक हासिल है कि वो अरशद के साथ हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। और ये कब हुआ है? ये 8 तारीख और 2/2017, मतलब फरवरी की ये बात है। 6 तारीख का वाक़या है, 6 तारीख का वाक़या और 8 को ये हल्फनामा ये लिखा गया है। क्या अभी तक जो है ना वो लड़की इनको रिकवर नहीं हो सकी जो ना? तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की? देखें, बात ये है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की पुलिस से, लेकिन जब पुलिस से मायूस हो गए, फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, जिसके अंदर एक मैंने पिटीशन फाइल की है कोर्ट के अंदर। उसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, एसआईओ है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है, और डीआईजी ईस्ट है उसके अंदर, कि भाई इनको डायरेक्शन दे अदालत के ये इस बच्ची को रिकवर करें और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। वो आके स्टेटमेंट देगी, पता चल जाएगा 164 का
कि वो अपनी मर्जी से गई है या उसको अगवा किया गया है। लेकिन जब पुलिस को इस बात का पता चल गया है कि ये बंदा इनके पास है, तो उसको क्यों नहीं रिकवर किया जाना, क्यों नहीं जाते वो जाना, क्यों रिकवर नहीं करते जाना। बात यह है कि ये किसकी ड्यूटी है, ये पुलिस की ड्यूटी है ना कि एक एफआईआर की तफ्तीश आपको मिली है, वो गरीब तो लोग हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्या क्या वजह लेकिन है? बात यह है करप्शन जो है हर जगह पे है। ये करप्शन ने जो है ना हमारे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जिस जो है ना जहाँ पर ये नासूर जो है ना मौजूद ना हो जाना। ये सारी वजह यही है। मैं कहता हूँ अगर पुलिस थोड़ी सी हमारी एक्टिव हो जाए, सख्त हो जाए, कि बहुत सारे जराइम तो ऐसे लोग खौफ की वजह से करना बंद कर देंगे जो ना। अब ठीक है, अब आपके इल्म में आ गया, मुद्दई आपके पास खड़ा हुआ है, वो थाने के बाहर बैठे हुए हैं, रोज़ाना आपके पास आते हैं, आप कभी उसको शाम को बुलाते हो, कभी सुबह बुलाते हो, कभी फलाने गवाह को लेके आ जाओ। भाई ठीक है, आपको आ गया, आप उठा के लेके आ गए, आपने पाबंद कर दिया उनको। अब उनसे पूछे ना भाई कहाँ है लड़की जो ना, उनको मौका देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जितने मुकदमात में ताख़ीर होती है या एफआईआरें दर्ज करते हैं लेट ताख़ीर से, ये भी मुलज़म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती है सारी। उसका बेनिफिट कोर्टों में ले रहे होते हैं मुलज़म जो ना। आप एक वकुआ होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उसकी फौरी तौर पर एफआईआर काटें। मैं कहता हूँ मजबूत केस बना के आप अदालतों में भेजें, मुलजमान को सजा होगी। सही। अब आप जानबूझ देखें के अगर 1.5 महीना हो गया इस बात को, 1.5 और महीने अब के अंदर तक कोई जो है वो प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे आप जाना। और उसके बाद ये एफिडेविट थाने के अंदर लिया उनसे, आप उनको 2 घंटे बिठाते, तीसरे घंटे में बच्ची आ जाती है। नहीं, एक खौफ भी होता है, एक थाना है, उनको ये पता है कि भाई पुलिस वाले जो अब हैं देखें वही मुलजमान पार्टी इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने क्या कर लिया एफआईआर कटवा ली जो ना, इसी एफआईआर का क्या हुआ, क्या फ़ायदा आपकी एफआईआर का। अब जो मजलूम है वो जो है ना रो रहा है, अब जालिम हंस रहा है जो ना। अच्छा नहीं, तो वो जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं, तो वो आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं वो लोग? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं रहते। मैं घरों में काम करती हूँ। अच्छा। तो उधर हम लोग काम करने जाते, बच्चियाँ मेरी दोनों मेरे साथ जाती थी। तो जिनके घर आप काम करने जाती हैं उनके बेटे ने ऐसा किया? नहीं नहीं नहीं। उस गली में लड़का काम करता था यूपीएस वगैरह का। अच्छा, जी, ओके। उधर यूपीएस का कारखाना है। लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले यहाँ कराची में रहते हैं, सही। वो भी गुलशन इकबाल में रहते हैं। पुलिस को उनके एड्रेस से भी मालूम है। सही। वो भी इन्हीं लोगों ने ट्रेस करके बता दिया पुलिस को कि ये लोग हैं, इनको ऊपर शक है। फिर जो इनका शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि जब उन्होंने आके इकरार किया इस बात का कि बच्ची है उसके पास, हम इसको बुलवा के पेश मतलब वो करेंगे। उनसे कांटेक्ट में है? डेफिनेटली कांटेक्ट में, उन्हें अगवा करवाने में मदद की है, ये सहूलतकार हैं सारे लोग। क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने लेकिन लिखा है, बाकायदा एक्सेप्ट जब किया आप है। किसी बंदे को कोई भी वारदात करते हैं तो उसके 10 सहूलतकार होते हैं। पहले उसके प्लान किया गया होगा, फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो सहूलतकार तो है ना अगवा कराने में जो ना। और वो एडमिट भी कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि जी हम बच्ची पेश करेंगे। ट्रू ट्रू। देखिए बात यह है कि हमें इनसे सिर्फ इतनी शिकवा है कि आप सिर्फ अपनी कानून के दायरे में रहते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। ठीक है, ये गरीब लोग हैं, आप जो इंसाफ इनको फराम कर दें, आप जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी के खिलाफ नहीं कहते कि आप जो है ना अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप से कहते हैं कि जो हमारा कानूनी हक है वो हमें दे दें। मुझे उम्मीद है, मैं कोर्ट में गया हूँ, पिटीशन मैंने फ़ाइल की है कि आला अफसरान जो है ना इसके ऊपर नोटिस लेंगे और जो तफ्तीशी अफसर है उसको पाबंद करेंगे कि आप इसको केस के ऊपर जो है ना प्रॉपर काम करें, चालान भी सबमिट करें, मुगविया बरामद करें, मुलजिम गिरफ्तार करें। हमारी यही 3 प्रेयर है कि अब हमारे केस का चालान जमा किया जाए, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, लड़की को रिकवर किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, अदालत फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। सही। तो शाजिया बीबी, जब वो लड़का, क्या नाम है उसका? अरशद। जब वो आपकी बेटी को गुजरते हुए तंग करता था या जुमलेबाजी करता था, तो आपकी बेटी इतनी आपने उसको वो दी थी, अब खुद से दोस्ती या खुद से इतना करीब किया हुआ था कि वो बच्ची हर चीज़ आपके साथ शेयर करती थी, आपको बताती थी कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अक्सर माएँ जो हैं वो इतनी इजाज़त ही नहीं देती बच्ची को कि वो बच्ची शेयर कर सके। अगर आज उसने आपको नहीं बताया होता तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ मामला। तो उसने वो आपको बताती थी आगे? जी, उसने मुझे बताया था। उसने आपको क्या बात बताई थी? ये बताया था कि अम्मी हम लोग जैसे ही गए ना, गली से गुजरे तो लड़का पीछे आया। सही। जी, राइट। ये तो ये 1-2 मरतबा इस तरह की चीज़ हुई है। जी। सही। ये आप देखें, ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कोई आपको साथ गलत बात करता है, कोई बयानबाजी करता है, या कोई आपको किसी भी तरह से जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आप उसके बारे में किसी को ज़रूर रिपोर्ट करें। एटलीस्ट अपने घर में आपकी माँ से आपकी ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, आप अपनी बहन के साथ शेयर करें ताकि वो चीज़ उनके पास रजिस्टर्ड हो जाए कि ऐसी कोई चीज़। और अल्लाह ना करे जिस तरह इनके साथ हुआ कि इनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, तो इनको पता था कि ऐसी बाई से इज्जत
इज़्ज़त ज़रूर बनेगी। तो माँओं के दिलों को जो है वो कम से कम ये सोचकर सुकून पहुँचाइए कि आपकी माँ जो है वो कितनी परेशान होती है। अगर अल्लाह ना करे आपके अपनों में से कोई इस तरह जो है वो गायब हो जाता है, और जब बहन बेटियों की बात आती है तो वैसे ही जो है वो दिल बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इज़्ज़त की बात आती है तो माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी होती है। उसकी और 2 बहनें भी हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम करैक्टर असैसिनेशन बड़ी आसानी से करते हैं, और किसी एक की चाहे उसकी गलती ना भी हो, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी गुजरी होती है उसकी वजह से हम उसके पूरे जो घर वाले हैं उनको भी जो है उनसे जीने का हक़ छीन लेते हैं, जो यकीनन ज़्यादती है। लेकिन हमारे मुआशरे का कुछ इसी तरह का वतीरा बन चुका है जिसे बदलने के लिए शायद बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इसको सुधारने में जो भी लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं मैं उनसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि अपने हिस्से का काम जो है वो ज़रूर कीजिए। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त एक और ख़ातून हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं अभी पूछ रही थी लियाकत भाई से, मैं गई थी कि ये देखें ये जो निकाह नामा है इसमें यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक कट लगाया हुआ है, ये लाइन लगा के इसको क्रॉस कर दिया जाता है। और ये आप अपने घरों में अपने जो आपके मम्मा उब्बा हैं जो उनके भी आप निकाह नामा देखेंगे ना तो आपको ये क्रॉस लगा हुआ ही मिलेगा। ऐसे ही किया जाता है नॉर्मली, इस हिस्से को जो है इसको क्रॉस लगा दिया जाता है। ये 2 ऐसी कौन सी शिकें हैं जिसे काट दिया जाता है, इसको मैं पढ़ूंगी और उसके बाद ये जो केस है इस पर जब मैं बात करूंगी तो आपको ये चीज़ समझ आ सकेगी। क्लॉज नंबर 19 है, इसमें लिखा है आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी की पाबंदी लगाई गई है, क्रॉस कर दिया। आया शादी के मौके पर मेहर और नान निफ़का वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है, अगर की गई है तो इसकी मुख्तसर क्या कहते हैं मुंदरजात तफसील, इससे भी क्रॉस कर दिया गया। आया दुल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है अगर है तो आया इसने दूसरे शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सालिसी कौंसिल से इजाज़तनामा हासिल कर लिया है, क्रॉस। नंबर तारीख़ मुरासला जिसके ज़रिए सालिसी कौंसिल ने दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, क्रॉस। इन तमाम चीज़ों पर क्रॉस लगा दिया गया। और हुआ क्या कि शौहर ने की दूसरी शादी और आपसे इजाज़त ली नहीं ली। अच्छा, ऐसे ही निकाहनामा इनका भी तैयार किया गया होगा। जब क्रॉस लगा दिया तो ये बेचारी औरत कर क्या सकती है, मतलब जहां औरत को थोड़ी सी जो है वो सपोर्ट मिलने की कोशिश मौका मिलता है वहां आप, और क्रॉस लगाने वाले कौन है, ये किसने लगाए हैं ये क्रॉस, कौन लगाता है? काजी लगाता है। लेकिन इसमें घर वाले अगर चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। नहीं चाहें तो इसमें जो है ना देखें इसके टोटल जो है ना 25 कॉलम होते हैं। 25 कॉलम, उस 25 कॉलम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे वार्ड का नाम, यूनियन काउंसिल, फिर दुल्हा का नाम, वल्दियत, उम्र, एड्रेस, इस तरह दुल्हन का, फिर वकील का, फिर जो है ना वो लड़की कुंवारी है मुतलका है उसका, इसके अलावा हक मेहर के हवाले से दूसरी शादी का, ये डिटेल सारी इसमें दी गई हैं। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि शादी से पहले जो है ना आप निकाहनामे को एक नज़र पढ़ लें, पढ़ने के बाद उसके अंदर जो चीज़ आपको लिखवानी है वो आप ज़रूर लिखवाएं जो ना, ठीक है, भले वो आपको नहीं मिले। अब सेम जो है ना देखें ये जो आपने कहा ये सारे राइट्स औरत के हैं ना, देखें आप, हाँ, तो औरत दिया गया। बात ये है ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सही फिल करेंगे, कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डेफिनेटली आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं होगा तो आप कैसे केस जीतेंगे, आप कैसे अपनी बात वहाँ प्रूफ करेंगे जरा। यहाँ पे जब जो है ना वो हम सारी चीज़ें काट देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी वो लड़के ने तलाक दे दी, हक मेहर कम लिखवा दिया, कुछ शरायत नहीं लिखवाई, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वकील पहले निकाहनामा नहीं देखता है, अच्छा निकाहनामे के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें, तो बोलता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी अब आप तो कुछ नहीं कर सकते जो ना। तो वो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और ये अच्छा, लेकिन एक मामला ये भी है कि कोई जब हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं कराते हैं तो फिर आपके ससुराल लड़के वाले कहते हैं तुम लोगों ने लड़की बिहानी नहीं है, तुम लोगों का इरादा सही नहीं है, इसलिए तुम लोग जो है ना वो इस चीज़ को फिल कराना चाहते हो। नो, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं शायद बहुत कहना चाहिए, आप कहने लगता होगा आपको बोल्ड बात कर रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो अपने हिस्से की चीज़ को पूरा कर रहे हैं तो फिर आप भी कीजिए, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। बिल्कुल इसमें होना चाहिए। और यकीनन जो है ना ये सिर्फ असल में होता ही है कि उसको एक खौफ रहे लड़के को, हाँ। कि अगर मैंने किसी किस्म की जो है ना नाइंसाफ़ी की जो है ना अपनी मिसेस के साथ या अपनी बीवी के साथ जो है ना, तो वो मेरे जो चीज़ें मैं लिख के दे चुका हूँ
तो ये चीज़ें जो है ना कल को अदालत में जा सकती हैं, मुझसे वहाँ से वसूल की जा सकती हैं। सही। अगर उसका कुछ भी नहीं लिखा होगा, सारा करास होगा, उसको पता है निकाला में तो 500 रुपये हक में लिखा हुआ है, मैं तलाक दे के उसको दे दूंगा, तो मेरा क्या कर सकते हैं। अच्छा, रशीदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये आपका तो खैर निकाहनामा नहीं है, लेकिन आपके निकाहनामा में भी ऐसे ही है, ये सब चीज़ें भरी गई थी या इसको भी काट दिया गया था? सही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। सो मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ क्या मसाइल हुए कि आपको जो है वो इंसाफ का जो है वो दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? असल में मुझे खर्चा नहीं मिलता था। नहीं, आपकी शादी किससे हुई है, कितना अरसा हो गया, वो क्या करते हैं? वो सेक्रेटरी है और मियाँ जगोट जो है, हाँ। और माशाल्लाह अच्छा कमाता है, 2-2.5 लाख रुपया कमाता है। अच्छा, मुझे तो बताया गया था कि एक बड़ी मजबूत औरत आ रही है जो अपने हक के लिए बहुत आवाज़ उठाएगी। ये कौन सी मजबूती है? जब मेरे से शादी की थी तो उसने पहले नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर बाद में मुझे पता चला और शादीशुदा है। सही। पर अभी मुझे खर्चा नहीं देता, मेरे बच्चों को भी नहीं देता। अब लियाकत साहब हैं, अल्लाह इसका खुश रखे, अजर दे, मुझे यहाँ तक ले आए और मेरा केस भी लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो उनकी पहली बीवी हैं उनको पता है कि उन्होंने दूसरी शादी की है? बाद में पता चला था। वो कहाँ रहती हैं? वो भी कराची में ही? नहीं, वो वहाँ मियाँ जो गोत में रहती है। अच्छा, सही। तो जब आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई थी अपने शौहर से? वो गांव में हुई थी। अच्छा जी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, उसके बाद मैंने आप पहले शादीशुदा थी? जी सही। तो आपके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो इन्होंने आपसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सहारा दूंगा, बच्चों का खर्चा भी दूंगा। कितने बच्चे हैं आपके पहले शौहर से? 5 है माशाल्लाह से। अच्छा, ठीक है। तो आपने इनसे पूछा नहीं? इन्होंने आपको कहा मेरी शादी नहीं हुई भी? नहीं, मेरी शादी नहीं। तो आपने पूछा नहीं तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरे 5 बच्चे हैं, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जी, कहा कि मेरी बीबी का इंतकाल हो गया है और 6 साल तक आपको रखूंगा छुपा के, 6 साल के बाद आपको मैं घर ले जाऊंगा। अभी 10-15 साल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी जो जिंदा बीवी थी उन्होंने उसको मार दिया। उन्होंने कहा कि वो उसका इंतकाल हो गया है, शादी हुई थी लेकिन इंतकाल हो गया, और अब मैं आपसे शादी करता हूँ, आपके 5 बच्चों को कबूल करता हूँ, आपका खर्चा उठाऊंगा, और 6 साल तक नहीं, 6 साल के बाद मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मतलब अपने माँ बाप के सामने जो है आपको अपनी बीवी के तौर पर जो है अब वो सामने लेकर जाऊंगा। अब आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, मतलब 6 साल को गुजरे हुए भी 9 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए आपकी शादी को। तो अब जो है अब वो आपके साथ हैं, आपसे अलग हो गए हैं, कब से उन्होंने खर्चा देना छोड़ दिया? 10 महीने हो गए तकरीबन, खर्चा बंद कर दिया है। अच्छा। पहले इसके पास यही था कि मेरी आमदनी थोड़ी कम है, अभी अच्छे ऑफिसर हो गए, इसीलिए मुझे खर्चा भी बंद कर दिया, आना जाना भी बंद कर दिया, और बच्चों पे भी जैसे मुझे जुल्म करता है, मारता है, पीटता है। कल की बात है, कल आए, मुझे मारा, पीटा, मेरा बर्तन वगैरह तोड़ के गए। क्यों? बस खर्चे की वजह से। खर्चा नहीं देना? नहीं। तो बच्चे आपके 5 बच्चे हैं? नहीं, 3 बच्चे हैं। दूसरे वाले शोहर से जो है ना 3 बच्चे हैं, पहले वाले शोहर से 5 बच्चे हैं। तो वो बच्चे कहाँ हैं 5 बच्चे जो हैं आपके? और वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। वो भी आपके साथ रहते हैं, और अब माशाल्लाह से आपके 3 बच्चे इनसे हैं, माशाल्लाह से आपके साथ इस वक्त 8 बच्चे हैं और एक आप खुद, तो 9 अफराद हैं घर के, और आप कह रही है 10 महीने से वो आपको खर्चा नहीं दे रहा है, तो फिर घर कैसे चल रहा है? बच्चे पढ़ते भी होंगे, खाना पीना, बीमारी, दवाई, हर चीज़ कैसे? मैं घरों में खुद काम करती हूँ। अच्छा, आप कह रही हैं आपका शौहर महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, ऑफिसर है, और आज बीवी जो है जिसने उसके बच्चों को संभाला, घर संभाला, आज आप लोगों के झूठे बर्तन धोती हैं? उसको शर्म नहीं आती? आपने उसको बताया कि मुझे अपने घर के अपने बच्चों को के पेट को चलाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है? बस वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ऐसे मर्दों के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, वो शायद मेरा ज़र्फ तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। ये क्या मामला है कि एकदम से आप क्या फाइनेंशियली अगर आपके फाइनेंशियली मामला ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन अब आपके ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी है, आपने उसको तो पूरा करना है। लेकिन बात यह है कि जिस ताल्लुक़ की बुनियाद फ़राड के ऊपर रखी जाए, तो वो जब एक इंसान एक झूठ बोलता है तो उसको हमेशा झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, जो ना, ठीक है। तो इस रिश्ते की बुनियाद ही जो है ना वो टोटली झूठ के ऊपर रखी गई है। पहले दिन उसने झूठ बोला कि वो उसकी बीवी मर गई है, उसके बाद दूसरा झूठ कि मैं आपके बच्चों को संभालूंगा, फिर शादी की, फिर बच्चे, इस बीवी से ही बच्चे हो गए,
अब वो जो है ना खर्चा नहीं दे रहा है। अच्छा, इससे पहले इसने किया था तो इन्होंने पहले फैमिली सूट फाइल किया था, उस वक्त आकर उसने जो है ना इसके साथ कम्प्रोमाइज़ किया था और इसको एक मरतबा डिवोर्स भी दी थी कि मैं आपको हक मेहर भी दूँगा, खर्चा भी दूँगा। फिर बाद में सुलह की, तजदीद निकाह हुआ, फिर दोबारा तीसरा बच्चा इनका हो गया। अब उस 10 महीने से फिर उसकी दोबारा वही प्रैक्टिस शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़ा करना, खर्चा नहीं देता है, अब ये बता रही है घर पे नहीं आता है। अब दोबारा हमने फैमिली सूट फाइल किया है, खर्चा तो उसको देना पड़ेगा, कोर्ट दिलवाएगी बच्चों को जाना, ठीक है, बीवी को भी देना पड़ेगा। जब तक ये उसके निकाह में है उसको खर्चा देना है, वो पाबंद है। ये एक शोहर की जिम्मेदारी बनती है कि बीवी का और बच्चों का नान नुक्का दे जाना। लेकिन अगर उसके अंदर ज़रा बराबर भी कुछ एहसास होता तो शायद मेरे ख्याल में उसको चाहिए था कि मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उसकी औलाद हैं, तो वो कम से कम बीवी का भी ख्याल करता, बच्चों का भी करता, उनको अच्छी तालीम दिलवाता। कल को यही बच्चे जो है चल के उसी का नाम रोशन करेंगे। और आप देखिए ना, पहले तो आप हीरो बन गए, आपने कहा कि मैं दूसरे के भी 5 बच्चों को जो है वो संभाल लूँगा। अब आप चलें, वो तो एक तरफ बच्चे कहते हैं सबके सांझे होते हैं, लेकिन जो आपके अपने 3 बच्चे हैं, कम से कम आप उनका तो खर्चा उठाएं। एक औरत पर आपने जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है और कल को वो बाहर जाएगी, काम करेगी, उसके बाद भी आप कहेंगे कि ये घर से चली जाती है, काम करती है लोग। और फिर इस मैं क्या बात करूँ, एक औरत की इज्जत के बारे में मैं क्या बात करूँ, क्योंकि मर्द तो जब कहते हैं तो वो फिर कुछ सोचते भी नहीं है। जब वो निकलेगी ना बाहर, उसने काम तो करना है, अब फिर घर में बच्चों को कौन देखेगा, और कैसे पूरा करेगी 8 बच्चों का खर्चा। देखिए, ये चीज़ें पहले इंसान को सोचनी चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए था और बिल्कुल साफ सोचना उसको भी सोचना चाहिए था कि हम ये कदम उठा रहे हैं तो आगे हमें साफ ज़रे जाके, जब इंसान शादी करता है तो उसकी औलाद भी होती है, फिर उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। अब अगर उसका ये कहना है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, तो ये गलत है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब हम कोर्ट में गए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बताएं, जो आपके पहले जो हस्बैंड थे वो उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई घर, कोई इस तरह का बैलेंस, बैंक बैलेंस कुछ नहीं था? नहीं, वो मजदूर थे, वो मजदूरी करते थे। वो मजदूर थे, वो मजदूरी करते थे। सही। तो जब इन्होंने आपको कहा था, आपने सोचा नहीं कि एक शख्स जो है वो शायद जज्बात में आके इमोशनल होकर इतना बड़ा फैसला कर रहा है कि मैं 5 बच्चों 9 महीने तक यही कहा था। अच्छा। कि मैं आपको मतलब अच्छे तरीके से रखूँगा। मेरे वालिद से इसने हाथ मांगा था। अच्छा। हाँ, अभी तो मेरे वालिद साहब के भी इंतकाल हो गए, मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। ठीक है, तो आपकी फैमिली कहाँ होती है? फैमिली मेरी यहीं पे है, कराची में है। अच्छा, तो आपके भाई, आपकी बहनें हैं? वो सब गरीब हैं बेचारे। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट लियाकत अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसी ख़ातून हैं जिन्होंने भरोसा किया और भरोसे का अंजाम ये हुआ कि आज ये अकेली हैं और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो मुश्किलात भी बढ़ती हैं। फिर एक औरत होने के नाते उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जब एक औरत कदम बाहर निकालती है तो उसको और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। 2 चीज़ें जिनका बारहा प्रोग्राम में ज़िक्र होता है और जब तक अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं करती रहूँगी। मैंने हमेशा इस बात को जो है वो प्रमोट किया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपनी बेटी के लिए जहेज़ का ट्रंक रखने से बेहतर है कि आप उसे अच्छा खिलाएं, उसे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाएं, उसे मजबूत बनाएं, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी को भी एक अच्छे तरीके से इस दुनिया में ला सके और ख़ुद भी एक अच्छी बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। और दूसरी चीज़ ये कि उसके लिए जो आपने जहेज़ जमा करना है उससे बेहतर है कि उसको थोड़ी क्या बल्कि जितनी रब ने आपको तौफीक दी है उसको तालीम दीजिए, ताकि अल्लाह ना करे कल को उसके शौहर को कुछ हो जाता है या उसका शौहर उसे छोड़ कर चला जाता है या किसी भी तरह की कोई मुश्किल आती है या हम अपने माँ बाप के साथ भी अगर है और ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर निकल के एक इज़्ज़त से रोज़ी कमा सके, एक बेहतर जगह पर काम कर सके और अपनी ज़िंदगी को चला सके। अब इस बहन की अगर मैं मिसाल लूँ, पहले शौहर का इंतकाल हो गया, 5 बच्चे मौजूद थे, दूसरे शख्स पे भरोसा किया, उसने साथ रखा, अब वो साथ छोड़ के चला गया, अब 8 बच्चे इनके साथ हैं। पढ़ी लिखी हैं आप? आपको कितना पढ़ी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं है। अगर आज ऐसा होता, यकीनन आपके माँ बाप ने जो आपके लिए फ़ैसला किया उन्होंने अपने वसाइल में रहते हुए किया होगा। माँ बाप औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोचते, लेकिन
ये एक सोच तो आती है ना लियाकत भाई कि अगर आज होता तो शायद आप किसी अच्छी जगह पर आज काम कर पाती, अपने बच्चों के लिए इज्जत से रोटी कमा सकती, कम से कम ये घरों में काम नहीं करना पड़ता आपको। जी। कितनी आपकी अपनी कितनी बेटियां हैं? माशाल्लाह 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां। आप उनको पढ़ा रही हैं? जी। छोटी वाली को नहीं पढ़ा रही क्योंकि कोई जरिया नहीं है, आमदनी नहीं है, सही, कहीं से खर्चा नहीं मिल रहा है, सही। इसीलिए तो मैंने बस अल्लाह भाई को खुश रखे, आबाद रखे, इन्हीं की बदौलत यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और आगे तक भी जाऊँगी। बिल्कुल और इंशाअल्लाह। हमारे शाह साहब हैं जिनकी मुझे बहुत सपोर्ट है और भाई की बहुत सपोर्ट है। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, खुश रखे। आमीन आमीन। सो ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और उनका क्या हाल है ये भी आपको पता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, जहाँ आप अपने बेटों की तरबियत करी है वहाँ आप अपने साथ देखें जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है। अगर आप मजबूत होती हैं इस हवाले से तो शायद इतनी मुश्किलात पेश ना आती। लेकिन फिर भी चाहे औरत पढ़ी लिखी है या जैसी भी है, मर्द के साथ की ज़रूरत जो है वो हर औरत को पड़ती है कि उसका महरम जो है वो उसकी हिफाजत करे। जब महरम ही हाथ हटा ले लियाकत भाई तो फिर कानून किस तरह मदद कर सकता है? अदालत में जाकर अब इनको इंसाफ के लिए क्या क्या मौके हैं जो इनको मौजूद हैं? बड़ा मुश्किल होता है जब किसी का सरबराह नहीं होता, सर के ऊपर हाथ नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, उस औरत के लिए। और वो जिंदा हो फिर भी ना अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हो, संभालना, घर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखें, आप कानून की यही मदद कर सकते हैं, हम इनकी कानूनी मदद कर सकते हैं। ठीक है। ये रेफ़र हुए थे, एक हमारे जानने वाले पीर साहब हैं, उनके तवज्जुह से इनका जो मेंटेनेंस का जो केस है वो मैंने दाखिल कर दिया है। ठीक है। मेंटेनेंस का जो नाम इनको दिलवा सकते हैं अदालत से, उसमें एक केस फाइल करेंगे, इनके शोहर को नोटिस जाएगा, वो अदालत में हाजिर होता है तो कोर्ट इसको जो है ना इंटीरियम मेंटेनेंस बच्चों का दिलवाएगी। उसके बाद डिसाइड करेगी कितना जो है ना, जब तक बच्चे जवान नहीं होते और उसकी जो है ना कितनी कोर्ट जो है ना मेंटेनेंस बांधती है वहाँ पे उसको बरतती है, उसका तो वो पाबंद है, उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम है। अगर वो नहीं देगा तो अदालत उसकी सैलरी वहाँ से अटैच करवा लेगी, अदालत बच्चों को खर्चा दिलवाएगी। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो सैलरी हम अटैच करवा देंगे, उसके बाद उसको खर्चा देना पड़ेगा। नहीं भी देगा तो अदालत जो है ना वो गवर्नमेंट से ले लेगी, इनको नाज़र के थ्रू मिलता रहेगा। जो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम करेंगे इनकी। अच्छा, ये जो हिस्सा दिया जाता है सैलरी में, क्योंकि ये अभी उनके निकाह में है, ठीक है, ऐसा भी है कि अगर अल्लाह ना करे जिस तरह डिवोर्स हो जाती है या औरत खुला ले लेती है, उसके बाद भी जो मेंटेनेंस है बच्चों की वो तो शौहर पर लाजिम होती है ना। अगर बीवी खुला लेती है या शौहर डिवोर्स देता है, इद्दत तक तो उसके ऊपर पाबंद है, लाजमी है कि उसको खर्चा देना है 3 महीने, औरत का भी देना है। ठीक है। इद्दत के बाद जो है ना उसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो खर्चा दे। हाँ, बच्चों की जो है ना उसके ऊपर पाबंदी है, वो बच्चों का खर्चा जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, मेजर नहीं होते, अडल्ट नहीं होते, उस वक्त तक उसको देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी मसाइल और मुश्किल हैं, ये कि 3 बच्चे इनके हैं जो इनके हस्बैंड से हैं, इसके अलावा 5 बच्चे उस घर में ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने इंसानियत के नाते उनको कबूल किया था। अब जब आप केस भी दायर करेंगे तो उसमें वो 3 बच्चों की मेंटेनेंस हम सिर्फ 3 की हम देखें, हम इनकी जो शादी है ना जी, जब से इनकी शादी हुई है सही, हम वहीं से केस लेके जाएंगे, किस तारीख को इनकी शादी हुई और इतने इनके बच्चे पैदा हुए, जो मसाइल थे वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। उस शादी से कोई ताल्लुक नहीं, उन बच्चों से उसका कोई ताल्लुक। हमने जो 3 बच्चों का नाम लिखा है जिनका वो वालिद है, जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी बनती है, दूसरों का कोई राइट नहीं है कि जो ना वो उससे मेंटेनेंस क्लेम करें क्योंकि उसके औलाद ही नहीं है। वो तो उसने इंसानियत के नाते एक जज्बा दिखाया था जिससे उसने बैक ऑफ कर दिया है, उसका वो पाबंद नहीं है। सही। अच्छा, जो वो एक शख्स कमा रहा होता है जितनी भी तनख्वाह, उसमें से किस तरह एवरेज निकाला जाता है कि ये मेंटेनेंस आपने अपने बच्चों को देनी है या क्या प्रोसीजर क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी सैलरी कितना है, उसके बाद फिर बच्चों को अखराजात देखे जाते हैं कि बच्चों के खर्चा क्या है, जो नसाब है, उनका खाना पीना है, उनकी तालीम पे खर्चात हैं। तो ये कोर्ट को फिर हम जो है एक अपना शेड्यूल देते हैं कि बताते हैं भी इतनी इसकी ट्यूशन फ़ीस है, इतनी स्कूल की फ़ीस है, इतना वैन की फ़ीस है, इतनी इसके इलाज मुआवजे के हैं। तो वो कोर्ट अपने हिसाब से फिर कंसीडर करती है कि इसको कितना देना चाहिए, लेकिन वो भी उस सूरत में कि उसकी जो वालिद साहब है बच्चों का, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कितना कमाता है। अगर वो कम कमाता है तो कोर्ट कम देती है, अगर ज़्यादा कमाता है तो कोर्ट ज़्यादा देती है। राइट। और अब अभी इनको इनके बच्चों की भी और इनकी भी मेंटेनेंस जो है, क्योंकि वो भी उनके निकाह में हैं, तो आपकी भी मेंटेनेंस मिलेगी। अच्छा, आपने कहा वो कल आए और आकर उन्होंने आपके साथ मारपीट की, बच्चों से कोई उनको वो नहीं है, एक लगाव एक होता है ना, चलो ये तो आप तो किसी और की बेटी हैं, आप पर जुल्म करेंगे तो दुख नहीं होगा, जो मर्दों का एक नॉर्मली सोच है, लेकिन जो उसके बच्चे हैं उनके भी तो जहन पर असर हो रहा है ना। असल में बात यह है कि झगड़ा मियाँ बीवी का क्या है, झगड़ा ये है वो कहते तुम खर्चा क्यों मांगती हो, तो फिर कैसे कहो मैं खाऊंगी क्या, मैं क्या करूंगी,
कैसे चलाऊंगी घर, वो बगैर कहता है- पैसे की जिंदगी गुजरती है। वो कहता है मेरा मसला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि मच्छर कॉलोनी में उसकी बहुत अच्छी जॉब है, सेक्रेटरी है। सही जी, आमदनी बहुत अच्छी है, पीछे ज़मीनें वगैरह हैं गांव में, सही। मियाँ जोगोट में। और नहीं इसके तो अलावा पहले कर रहे थे ना, सब कर रहे थे, तो फिर ये अचानक से उनको ऐसा क्या हो गया नहीं, कि वो- पहले भी इसने किया था, बीच में भी। सही। जब इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो ये फिर एकदम से बदल जाता है। अच्छा सही। तो आपकी जो उनकी पहली बीवी हैं, आपकी उनसे कभी हुई है मुलाकात, वो आई हैं या ऐसा कुछ हुआ नहीं, मामला? हम लोग एक दफ़ा गांव में गए थे, इसकी बहन की शादी थी, अच्छा वहाँ मुलाकात हुई थी। सही। तो उनको कह दिया था कि मैंने इसको छोड़ दिया है, झूठ बोल के रखा था वहाँ पे भी। अच्छा अब जी। जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं साथ लेकर आया जी। हूँ। वाह रे वाह, मर्द और तुम्हारे एक्सक्यूजेस। बट देखें आप, इस तरह की चीज़ें हैं और जहाँ पर एक औरत जो है वो बर्दाश्त कर रही होती। मैं फिर ये कहूँगी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ अपने आप को मार कर भी, अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ के भी अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। हमारे अपने घरों के मर्द ऐसे हैं जो माशाल्लाह से सुबह निकलते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर में अपनी बहन बेटियों को हिफाजत से रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लियाकत भाई एक मिसाल हैं माशाल्लाह से, जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, सुबह से शाम तक लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एट द एंड तो मकसद यही है ना कि एक फाइनेंशियली एक रेवेन्यू जनरेट किया जाए, कि जो रिश्ते हैं उनको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड की जाए। वरना क्या ज़रूरत है कि आप लोगों की आप लोगों को वैसे कितनी टेंशन होती होगी, इसका भी मसला हल करना है, उसका भी करना है, और सब आप लोगों के पास आने के बाद समझते हैं कि बस अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, अब जो करेगा वो ये करेगा इंसान। क्योंकि बात ये है कि अल्लाह ताला से हमारी मदद करता है, हमारी नीयत अच्छी होती है, हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे लिए दुआएं निकालता है, हमारे लिए रिवार्ड होता है। साफ ज़रिए अपने काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह पाक एक सिस्टम में चला रहा है जो ना। अगर कोई आ जाता है, मजलूम आ जाता है, अगर हम उसकी मदद करते हैं, वो हमें दुआएं दे जाता है, तो अच्छी बात है जो ना। लेकिन यह है कि साथ साथ हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी है। साफ ज़रिए अपने प्रोफेशनल केसेस भी हमारे पास होते हैं, वो भी हम लेते हैं, वो भी डील करते हैं। लेकिन यह है कि अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वक्त पे जाते हैं, वक्त पे आते हैं, किसी को जो है ना हम तंग नहीं करते। जब आप चीज़ें सही लेके चलेंगे, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, यकीनन अल्लाह पाक भी आपकी मदद करेगा, बेशक आपका काम भी होगा। उस वक्त जो है ना आपको कोई परेशानी टेंशन नहीं होगी। सही। अच्छा, अब मुझे जो परेशानी है वो इनके हवाले से वो ये है कि जो बाकी मतलब घर में माशाल्लाह से ये लोग 9 अफराद हैं। आप किराए के घर में रहती हैं? नहीं, छोटा सा एक अपना घर। अपना घर है, चलो ये शुक्र है अल्लाह का कि किराए की टेंशन नहीं है, वरना 10 महीने से फिर वो सारी चीज़ें कैसे होती। तो अब जितना वो ख़र्चा देगा वो कोर्ट से जो भी मामलात होंगे, लेकिन कुछ इस तरह का आप लोग कोई फ़ंड्स, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है मौजूद कि ऐसे लोग जो नहीं रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट कर पा रहे होते, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनको अच्छी सेहत, उनको अच्छा खाना पीना दे सकें, तो उसके लिए कोई सपोर्ट होती है आप लोगों को? इदारे हैं, कर रहे हैं, जैसे सैलानी वाले कर रहे हैं, सही। तो उनसे भी बात की जा सकती है। वो ठीक हमारे है। एक वकील साहब हैं, वो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे भी बात हम कर सकते हैं। सही। इसके अलावा बैतुल माल भी जो है ना, वो जो हाँ। गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के पास भी फ़ंड होता है, जो गुरबा होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम होते हैं, या जिनके इलाज मुआवजे के पैसे में वो भी करते हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि इनको अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इनके अभी क्योंकि साफ ज़रिए हमारा बल्दियाती सेटअप भी जो है दोबारा आ गया, तो वहाँ पे यूसी के अंदर चेयरमैन होते हैं, ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन होते हैं। जिनको चाहिए कि वहाँ जो ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन है उनसे जाके मिलें, उनसे भी कहें कि वो भी जो है ना हर महीने राशन भी देते हैं, ज़कात भी तकसीम करते हैं, तो वहाँ से भी इनकी हेल्प हो सकती है। सही। अच्छा, मुझे अभी भी आप ये बताइए कि आपके दिन रात कैसे गुजरते हैं, क्या चलता है जहन में, क्या कुछ चलता है? सुकून से सो पाती हैं आप, नींद आती है आपको? बच्चे और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जो ऐसे लोग जो औरतों को जो ज़ाहिरी तौर पर तो कमज़ोर दिखती हैं, होती बड़ी मजबूत हैं, क्या सोचती हैं कि मैंने कैसे करना है ये सब कुछ? मैंने तो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इससे मैं बेहतर 5 और टाइम कोई की रास्ता- नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, मेरे अच्छी बस बच्चों की ज़िंदगी गुजर जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बेशक बेशक। और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, और अल्लाह पे भरोसा है।
लेकिन अल्लाह ये ताला- रास्ता है और यही हक का रास्ता भी है, और जो इस पर चलता है रब की मदद आती है। जिस रूह को रब ने इस दुनिया में भेजा है उसका रिस्क भी रब ही भेजेगा। राज़िक रब की ज़ात है। हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें लगता है ये चलते फिरते लोग जो हैं या जो हमारे रिश्तों में मंसूब लोग हैं शायद नाउज़ुबिल्लाह ये राज़िक हैं, ये हमें रिस्क देंगे। ऐसा नहीं है, रब बंदे के लिए ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करता है। एक माँ अपने 8 बच्चों को संभाले बैठी है और अल्लाह करे कि ये बच्चे भी आपकी इन कुर्बानियों को समझें और वो भी आपको जो है वो संभाल सकें। बच्चे जब देखते हैं ये तमाम चीज़ें, आप बाप आता है तो उसको कुछ बोलते हैं कि ये तुम हमारी माँ के साथ क्या कर रहे हो या कुछ है? इतने समझदार हो गए हाँ बच्चे? हाँ माशाल्लाह समझदार हैं। एक 9-10 साल का है, अच्छा। दूसरा 8 साल का है सही, और तीसरी 4 साल की है। ठीक है। मगर उनको भी मारता पीटता है, बच्चों को भी मारता पीटता है। ज़हनी है क्या? मतलब कोई मरीज है ज़हनी? नहीं नहीं, वो फिर? इसलिए भगाता है कि बच्चे मेरे पीछे ना पड़े, मुझे खर्चा ना मांगे, मेरे से पैसे ना मांगे, इसी अच्छा। वजह से। तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूँ या एक कुछ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो कहता है कि मुझे आप दे दोगी ना, मैं कहती हूँ मैं नहीं पाल सकती, आप ले जाओ अपने बच्चे। तो कहता है मैं ईदी में छोड़ दूंगा, यतीम खाने में छोड़ दूंगा, आपने पैदा ही क्यों किया। सही। चलें जी, अब इस बात के आगे तो कुछ है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। एक बदनसीब शख्स जिसको अल्लाह ने रहमत और नेमत से नवाजा और वो कहता है कि मुझे उसकी कदर ही नहीं है। सो ये दुनिया जो है ये मकाफात अमल है और इससे कोई इंसान महफूज नहीं। और कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो हमारी औलाद अपने दिल से पढ़कर हमारे लिए भेजती है वो हमारे लिए राह निजात बनता है। जो शख्स अपनी औलाद के सामने ये कहे कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, वो अपने माँ बाप के लिए क्या राह निजात बनेंगे लियाकत भाई, और क्या दुआ करेंगे, ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं। खैर, इनको अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिलों में अभी भी नरमी पैदा रखी है। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करें, और भाई आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ दुआएँ कि आप इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। रब आपको, आपके प्यारों को महफूज रखें। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।